हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो काफ़ी दिनों के बाद हम फिर से एरो सीरीज़ पे लौट के आए हैं और आज का जो वीडियो है एक्चुअली में वो जो भी है हम लोग 12th के पोर्शन पे ही वर्क करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ एरो सीरीज़ लेट इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरा जो है कुछ अपना भी वर्क रहता है, कुछ काम रहता है, तो इसीलिए जो है मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ यूट्यूब पर। लेकिन कोशिश करूँगा कि यूट्यूब से आप लोगों के साथ बन के रहूँ, जुड़ के रहूँ और जितने भी लोग नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं 13th के, उन सबको मैं अच्छे से अच्छे मटेरियल्स, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे से अच्छे क्या बोलते हैं चीज़ों को जो है मतलब कि देने का जो है प्रयास करूँ, कोशिश करूँ। तो इसी के साथ जो है हम लोग फिर से आज दोबारा एरो सीरीज़ में आ रहे हैं, जो एरो सीरीज़ का 8वां पार्ट है और इसमें जो है हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप के और भी क्वेश्चंस देखेंगे। तो ठीक है, आप लोग चैनल के साथ बन के रहिएगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो 13 के स्टूडेंट हैं तो ये एरो सीरीज़ को इजी में नहीं ले, ये नहीं सोचे कि उनको सब आता है, ऐसा नहीं है। एरो सीरीज़ में जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सेलेक्टेड क्वेश्चन कराता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन के लेवल्स को और मैं इम्प्रूव करूँ। तो क्वेश्चन जो भी आप कर रहे हैं उसको आप देखने के बाद खुद से भी ट्राई कीजिए, जो भी 13 के स्टूडेंट हैं, नीट के वगैरह, जेईई के जो भी, और खुद से ट्राई करने के बाद जो है आप उसी से रिलेटेड जो भी सवाल आपको जहाँ भी मिल रहे हैं उस तरह के सवाल आप सॉल्व कीजिए। और सॉल्व करने के बाद जो भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स में मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक जो है हमारा एक सर्किट दे रखा है, ठीक है। और ये सर्किट में एक्चुअली में ये कह रहा है कि जो 4 ओम है, 4 ओम से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है, 1.2 एम्पियर। तो हमको जो है एक्चुअली में ये बताना है कि पोटेंशियल एट BC, पोटेंशियल एट BC। आराम से समझेंगे एक एक चीज़, क्योंकि हड़बड़ा के पढ़ाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चंस में ज़्यादा नहीं कराऊँ, कम ही कराऊँ, लेकिन वो क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ। क्योंकि जब तक आप सही से नहीं समझिएगा चीज़ों को तब तक नीट और जेईई वगैरह क्लियर होना बहुत मुश्किल है। तो ठीक समझिए इस चीज़ को। तो यहाँ पे ये जो पोटेंशियल BC का है ये चीज़ हमको निकालना है। तो अब जो है हम लोग देखेंगे कि A और B इसके बीच में जो पोटेंशियल होगा उसको हम एक तरीका से निकाल सकते हैं। यहाँ का जो पोटेंशियल है वही यहाँ का होगा, इस पॉइंट का, ठीक है। और ये तो B है ही, हमको गिवन है। अब देखिए 4 ओम से जब करंट फ्लो किया तो जब यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो ये कौन सा टर्मिनल होगा, नेगेटिव होगा। मान लीजिए ऐसे करंट गया I, ठीक है, ये I करंट गया, यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक होगा I1 और दूसरा क्या हो जाएगा I2। जो भी करंट गया वो क्या होगा, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, है कि नहीं। और ये जो है केसीएल का नियम भी कहता है, किरचॉफ्स करंट लॉ भी करता है कि टोटल इनकमिंग करंट जो होगा किसी भी जंक्शन पे वो क्या होगा, आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि I करंट गया I1 I2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब एक चीज समझिए यहाँ पे कि I1 जो है ये हमको 1.2 एम्पियर दे रखा है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि पोटेंशियल एट AB हम निकाल सकते हैं। क्या होगा पोटेंशियल एट AB, बोलिए। 4 ओम इंटू I1, 4 ओम इंटू I1। तो 4 ओम तो हमको यहाँ का रेसिस्टेंस दे रखा है और I1 करंट क्या हुआ, वो करंट जो 4 ओम में फ्लो कर रहा है। तो कितना फ्लो कर रहा है, 1.2 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 12 चौके 48, 4.8 वोल्ट। अब देखिए ये पार्टिकुलर इससे इस टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 4.8 वोल्ट है। तो हमको ये मालूम है कि जब यहाँ का जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम समझ सकते हैं कि अब जो है अगर हम I2 निकालें, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ के रेसिस्टेंस और I2 करंट से क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो हम पोटेंशियल एट AB इक्वल टू I2 करंट इंटू 8 ओम। तो पोटेंशियल एट AB क्या हो जाएगा मेरा, 4.8 वोल्ट। I2 करंट मेरा क्या है, नहीं पता, यही तो निकालना है। और ये क्या हो जाएगा, 8 ओम।
अब हम कर सकते हैं 4.8 डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे। ये पोटेंशियल है और ये क्या है, रेसिस्टेंस। तो पोटेंशियल जब रेसिस्टेंस से डिवाइड होता है तो हमको क्या देता है, करंट देता है एम्पियर में। यही चीज़ क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 छोके 48 यानी 0.6 एम्पियर। यही कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा। I2 हमको कितना दे रखा है, 0.6 एम्पियर, और यह कितना दे रखा है, 4.8 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, अब हम एक चीज़ यहाँ पे समझेंगे कि I1 हमको पता चल गया और I1 तो गिवन ही था, और पोटेंशियल को हम क्या किए, बैलेंस करने के बाद KCL का नियम यूज करके क्या किए, I2 करंट को निकाल लिया। अब एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जितना करंट इस वायर से फ्लो करेगा और जितना करंट इस वायर से फ्लो करेगा, इस बी सेक्शन के जंक्शन से पास होने के बाद दोनों करंट आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग खुद एक चीज़ पढ़े थे KCL में कि ये अगर एक जंक्शन है, अगर यहाँ से I1 करंट है, यहाँ से I2 करंट है, और इधर क्या है, I3 करंट और इधर I4 करंट, तो I1 प्लस I2 ये क्या होगा, I3 प्लस I4 के बराबर होगा। तो जितना भी इनकमिंग करंट होगा उतना ही क्या होता है, आउटगोइंग करंट होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये करंट जो है आपस में जोड़ के बाहर निकलेगा, तो टोटल करंट हम क्या निकाल देंगे, टोटल करंट क्या हो जाएगा, बी और सी पॉइंट पे, एट पॉइंट BC, ये BC वायर पे, देखिए ये BC वायर पे टोटल करंट कितना होगा, यहाँ पे I1 करंट है और इसको क्या कर देंगे, I2 करंट, और ये दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो BC वायर पे टोटल करंट फ्लो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। ठीक है, ऐड कीजिए, कितना आ रहा है, I1 मेरा क्या दे रखा है, 1.2 एम्पियर, और I2 क्या दे रखा है, 0.6 एम्पियर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.8 एम्पियर। ये मेरा क्या हो जाएगा, 1.8 एम्पियर। 1.8 एम्पियर वो करंट है जो बी और सी वायर पे फ्लो कर रहा है, क्योंकि इनकमिंग करंट क्या होगा, आपस में KCL के नियम के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो BC वायर पे कितना करंट फ्लो करेगा, दैट इज द टोटल करंट दैट इज कमिंग फ्रॉम I1 सेक्शन एंड I2 सेक्शन। सो I1 प्लस I2 मेरा कितना हो जाएगा, 1.8 एम्पियर। अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो बहुत ही आसान, अब तो 2 सेकंड का खेल है इसमें। BC का हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल एट BC क्या हो जाएगा, यहाँ का करंट और यहाँ का क्या कर देंगे, रेसिस्टेंस कर देंगे। ठीक है ना, तो ये 4 ओम है और ये क्या दे रखा है हमको, 8 ओम दे रखा है। ठीक है, और यहाँ का रेसिस्टेंस जो है, मान लेते हैं यहाँ का रेसिस्टेंस, मान लेते हैं हम 2 ओम। कितना मान लिए, 2 ओम। ठीक है, कुछ भी दे सकता है वो, कोई ऐसा थोड़ी है कि मतलब आप हाइपोथेटिकल कुछ भी रख दें। वो क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा उस पार्टिकुलर रेसिस्टेंस से हम क्या करेंगे, टोटल करंट को गुना कर देंगे। तो BC मेरा क्या हो जाएगा, बोलिए, BC क्या हो जाएगा, यहाँ का करंट, टोटल करंट I1 प्लस I2, ये हो गया टोटल करंट, इनटू ये BC का मेरा क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस क्या है, 2 ओम। I1 प्लस I2 जब हम ऐड किए कितना आया, 1.8 एम्पियर, और इसको क्या करेंगे, 2 ओम से गुना कर देंगे, यानी 3.6 वोल्ट। 18 दूना क्या होता है, 36। तो ये BC वायर का यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोटेंशियल होगा, ये कितना हो जाएगा, 3.6 वोल्ट हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले हम क्या किए, पोटेंशियल को निकाले। पोटेंशियल निकालने के बाद उस जंक्शन पे पोटेंशियल को इक्वेट किया ताकि हम सेकंड करंट निकालें, और सेकंड करंट निकालने के बाद I1 और I2 दोनों करंट को KCL के साथ क्या कर दिए, ऐड कर दिए। जितना भी इनकमिंग करंट होता है उतना ही क्या होता है, आउटगोइंग करंट होता है। I1 प्लस I2 इस सेक्शन में फ्लो कर रहा था टोटल करंट, और इस टोटल करंट को इस रेसिस्टेंस से गुना किया तो BC का हमको क्या निकल गया, पोटेंशियल निकल गया। तो ठीक है, ये सवाल जो है बढ़िया था। इस तरह का सवाल जनरली पूछ देता है कभी कभी, तो आप जो है चाहे इसको नोट भी कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में आप क्वेरी भी कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ, तो देखिए एक और सवाल जो है अभी हम लेके आए हैं, और ये सवाल जो एक्चुअली में नीट में भी पूछा गया और एडवांस वगैरह में भी पूछा जाता है, अच्छा सवाल है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द मासेस ऑफ 3 वायर्स ऑफ कॉपर आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:5
एंड लेंथ आर इन द रेशियो 5:3:1। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंसेस, यानी कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए एक R1 है, दूसरा क्या मान लेते हैं R2 और तीसरा क्या मान लेते हैं R3। तो हमको ये जो पार्टिकुलर चीज दे रखा है, इसमें वायर का क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है, और क्या दे रखा है, मास दे रखा है। ठीक है, तो अब एक चीज समझिए यहाँ पे कि हमको लेंथ दिया है और मास दिया है, और इस चीज को रिलेट करके हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का रेशियो निकालना है। तो एक चीज हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब मास दे रखा है तो हमको एक ऐसा यूनिट लाना पड़ेगा जिसमें एरिया और लेंथ से रिलेटेड कोई टर्म आ जाए। ठीक है, तो एरिया और लेंथ को अगर हम गुना करते हैं तो एक नया टर्म आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो वो चीज़ का क्वेश्चन का जो डाटा होता है, उस डाटा को पढ़ के ही हम लोग को क्या करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है कि हम लोग किस तरह की चीज़ों को सेट कर सकें। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मास दे रखा है और इधर क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है। तो अब मास का मतलब है कि रेसिस्टेंस तो हर कोई जानता है, कोई रो क्या होता है, L/A है कि नहीं, ये हमारा रेसिस्टेंस होता है। अब एक चीज समझिए यहाँ पे कि अगर इस रेसिस्टेंस को रो L/A, ऊपर भी अगर हम L से गुना कर दें और नीचे भी L से गुना कर दें, तो ये चीज ध्यान रखिए कि एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू क्या हो जाएगा, लेंथ, यही हमको क्या दे देगा, वॉल्यूम दे देगा। सही बात है कि नहीं, एरिया है और ये क्या है, लेंथ है, एरिया और लेंथ हमको क्या दे देगा, वॉल्यूम दे देगा। अब एक चीज हम समझिए, इसको हम लिख सकते हैं रो L²/V, और V क्या है, मेरा वॉल्यूम है। अब एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, मैं याद करने की कोशिश करवा देता हूँ। हर कोई जो है 13 के जानते ही होंगे, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, यही क्या होता है, डेंसिटी होता है। और डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह में भी जैसे हम लोग क्या बोलता है कि किसी दो कॉलम पे प्रेशर को बैलेंस करते हैं बर्नौली इक्वेशन से, हाफ रो VA² प्लस रो GHA प्लस PA इक्वल टू हाफ रो VB² प्लस रो GHB प्लस PB। PA माइनस PB इज द प्रेशर डिफरेंस फ्रॉम द इनकमिंग फ्लूइड और आउटगोइंग फ्लूइड, जो भी फ्लूइड मेरा निकल रहा है। तो उस तरह की चीज़ों पे हम लोग क्या यूज करते हैं, डेंसिटी वगैरह भी देखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो वायर जो है उसका डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब जो है एक चीज हम समझेंगे यहाँ पे कि अगर ये पार्टिकुलर जो डेंसिटी दे रखा है, इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम के टर्म में, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन, मास तो अलग अलग है लेकिन डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, तीनों का जब डिवाइड करेंगे तो उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो डेंसिटी कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेसिस्टेंस R जो होगा रो L² अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी, और ऊपर क्या कर देंगे, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी वॉल्यूम जो है, तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, मास बटे डेंसिटी। तो मास कहाँ चला जाएगा, मास जो है नीचे चला जाएगा, मास मेरा क्या रहेगा, नीचे रहेगा, और डेंसिटी क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। ठीक है, तो मास बटे डेंसिटी कर देंगे तब हमको ये वॉल्यूम मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, मास बटे डेंसिटी, मास नीचे और डेंसिटी क्या हो गया, ऊपर हो गया। ठीक है, अब हम ये R1 के टर्म में लिख सकते हैं रो L1² अपॉन M1 इंटू D1। उसी तरह R2 को भी लिख सकते हैं रो L2² अपॉन M2 इंटू D2। उसी तरह R3 भी लिख सकते हैं रो L3² अपॉन M3 इंटू D3। सही बात है कि नहीं, पहला R1 जो था उसमें L1 लेंथ ले लिए, ठीक है, और M1 मास ले लिए, क्योंकि हर चीज क्या है, मेरा लेंथ भी तो रेशियो में डिवाइडेड है और मास भी क्या है, रेशियो में डिवाइडेड है। तो R1 का किससे रिलेशन करेंगे, L1 लेंथ से, और उसका मास क्या लेंगे, M1 ले लेंगे। तो L1²/M1, उसी तरह R2 क्या हो जाएगा, L2²/M2, और R3 क्या हो जाएगा, L3²/M3 इंटू D3। चलिए, इतना पार्ट तो हो गया। अब ये जो D1, D2, D3 लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल क्या है, मेरा सेम है ना, सब डेंसिटी मेरा क्या है, सेम है। तो अब जो है यहाँ पे समझिए,
रो क्या है, रो जो है मेरा रेसिस्टिविटी है, रो तो सभी जानते हैं ये क्या होता है, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी होता है। अब एक चीज समझिए यहाँ पे, अगर हमको R1/R2 निकालना है, R1/R2 निकालना है, तो देखिए R1 क्या है, L1 है, और यहाँ पे क्या है, L2 है। अगर हम ये दोनों को डिवाइड कर दें तो रो से रो का टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, डी से डी का टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन जब भी रेशियो का पूछा जाता है तो उसमें हम लोग को हमेशा, जब भी हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा चीज़ों को बहुत बढ़िया से समझना है। अगर डिवीजन में ऊपर नीचे फ्रैक्शन हो गया, कुछ भी गड़बड़ हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा पूरा क्वेश्चन गलत। तो यहाँ पे देखिए R1 किससे रिलेटेड है, L1 से, R2 किससे रिलेटेड है, L2 से है। यहाँ पे डेंसिटी से में, तो डेंसिटी से डेंसिटी का टर्म कैंसिल, रेसिस्टिविटी से रेसिस्टिविटी का टर्म कैंसिल। अब R1 को R2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, L1² इंटू M2/L2² इंटू रो डी से रो डी का टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब R1/R2 कर लेते हैं, तो R1/R2 ध्यान से देखिएगा, L1/L2, L1 क्या है, यहाँ देखिए मास लेंथ क्या है, 5:3, सही बात है कि नहीं, ये L1 है और ये क्या है, L2 है। तो यहाँ देख देंगे 5/3 का होल स्क्वायर, और M2/M1, M2 क्या है, ये M1 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, M1, और 3 क्या हो जाएगा, M2, तो M2/M1 3/1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25/3, 25/3 क्या होता है, 9 होता है, और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको जब कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25/3। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो R1 होगा ये क्या हो जाएगा, 25/3 टाइम्स ऑफ R2। यहाँ पे ध्यान दीजिए, R1 क्या निकला, 25/3 टाइम्स ऑफ R2। इस क्वेश्चन को देखिएगा बढ़िया से। अब हम कह सकते हैं कि R1 किस टर्म में निकला, R2 के टर्म में। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि R2 को भी R3 के टर्म में हम निकाल सकते हैं। तो सेम प्रोसेस यूज करेंगे, R2/R3, ध्यान से समझिएगा जो भी टारगेट बैच के हैं। R2/R3, देखिए यहाँ पे R2 मेरा क्या है, R2, यहाँ पे देखिए रो L2² इंटू डी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं L2² इंटू क्या लिख सकते हैं, L2² और क्या कर देंगे, R2/R3, नीचे क्या हो जाएगा, L3², और ऊपर क्या हो जाएगा, M3 चला जाएगा, इंटू M3/L3²। अब देखिए L2/L3, L2 क्या है, L2 मेरा 3 है और L3 क्या है, 1 है, तो 3/1 का होल स्क्वायर, और M3/M2, मास फर्स्ट 1 था, ये M2 था, ये M3 था, तो M3/M2 यानी 5/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 9/1 इंटू क्या हो जाएगा, 5/3। सॉल्व कीजिए कितना होगा, 45/3। यानी R2 को हम क्या ले सकते हैं, बोलिए, 45/3 टाइम्स ऑफ R3, ठीक है। R2 को क्या लिख सकते हैं, 45/3 टाइम्स ऑफ R3 लिख सकते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, R2 मेरा क्या था, रो L2²/M2, यानी रोडी तो खत्म हो गया, L2²/M2 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, L3²/M3, M3 ऊपर से रह गया, L3 नीचे रह गया, L2/L3 देखे तो ये 3 है और ये 1 है, L2/L3 यानी 3/1 का होल स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा, M3/M2, M3 यहाँ 5 था और M2 क्या था, 3 था, M3/M2 यानी 5/3। सॉल्व किया 9/1, या 9×5 45/3 हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए R1 क्या है, इन टर्म्स ऑफ R2 है, ठीक है, और R2 क्या है, इन टर्म्स ऑफ R3 है। तो R1 की जगह हम पुट कर सकते हैं इस वैल्यू को, क्या पुट कर सकते हैं, 25/3 R2, यानी लिख सकते हैं हम 25/3 इंटू R2 को क्या लिख सकते हैं, 45/3 R3। बात समझ में आ गया। तो R1 क्या निकला, R2 के टर्म में, और R2 क्या निकला, R3 के टर्म में निकला। तो ये हमको क्या दे दिया, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा 25 और 3, तो ये क्या होगा, 25 इंटू 45 जब कीजिएगा तो नीचे 9 हो जाएगा, और 5×5 = 25, 5×4 = 20 हो जाएगा,
और 5 दूना 10, 30, 30 2 32, 32 32, 4 दूना 8, 8 8 9 10 11, 1125/3, 5 2 7 8 1 9। इसको कैंसिल कीजिएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 3 जा 9 9 9 9 9, कितना हो गया? 9 10 11 11 12 9 10 11, कितना बचा यहाँ पे? 3 3 जा 9 2, 3 7 जा 21 21, 3 5 जा 15, 375 ओम। ठीक है, जो भी है 375 R3 निकला ये 375 R3। ये क्या हुआ? R2 R1 के बराबर। R1 क्या हो जाएगा? 375 R3। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे R1 क्या होगा? 375 R3 होगा। 5 तिया 15, 7 तिया 21, 1 22 22, 3 तिया 9 10 11। ठीक है, कैलकुलेशन सही है। 375 R3 और R1 क्या हो जाएगा? 25/3 टाइम्स ऑफ R2। तो इस तरह से हम क्या किए? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का रेशियो निकाले। किस टर्म में निकाले? डेंसिटी के टर्म में निकाले, वॉल्यूम के टर्म में निकाले। ये सवाल एक्चुअली में नीट में भी पूछा गया है कभी, और एक बार जेई एडवांस में भी पूछा गया है। जेई एडवांस जो आईआईटी का एग्जाम होता है, ठीक है, इसमें भी, इस आईआईटी के एग्जाम में भी ये सवाल पूछा गया है। और ये सवाल को ट्विस्ट कहाँ किया गया? मास से ट्विस्ट किया गया, क्योंकि मास जब दे रखा है तो हमको क्या करना पड़ेगा? मास, और जब उस तरह के टर्म्स दे रखेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? रेसिस्टेंस को निकालने के लिए कुछ ऐसा एनालॉजी यूज करना पड़ेगा जो रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? उस पार्टिकुलर वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। तो ठीक है, ये सवाल आप देख लीजिए। अगर इस सवाल में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़े, आकाश में पढ़े, फिटजी में पढ़े, या कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़े, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भी क्वेरी होगी आप पूछिएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन का मेन हम लोग का मकसद क्या होना चाहिए? क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है, क्योंकि सवाल में जो डाटा गिवन है तो वो डाटा के अकॉर्डिंगली हमको ये फ्रेम करना है कि भाई हम किस तरह की चीज़ों को फ्रेम करके जो है उसको एनालाइज करें कि कैसे हमको वो चीज़ पुट करना है, कहाँ पे पुट करना है, मतलब किस तरह से सोचना है। वो चीज़ मेन सोचना ही सबसे बड़ा चीज़ होता है, ठीक है। तो आईआईटी में वगैरह में सब सवाल पूछा जाता है, तो आप ठीक है इसको नोट कीजिए, और इस तरह के सवाल जो है मैं फिर से करवाता रहूँगा।